बात आज हम करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा की। बड़बोले पाकिस्तान को पहलगांव हमले का सबक सदियों तक याद रहेगा। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर ने वो जख्म दिए हैं जिसे शहबाज और जनरल आसिम मुनीर जीते जी नहीं भूल सकेंगे। भारत के बदले की कार्रवाई से पस्त हुए पाकिस्तान को बर्बादी और सदमे से उबरने में सालों लग जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की उन दुखती रगों पर हमले किए गए जिसकी टीस पाकिस्तान को उसकी गलती याद दिलाती रहेगी। भारत ने पाकिस्तान के सीने से लेकर उसके बाहरी इलाकों तक छलनी कर दिया। पाकिस्तान के भीतर और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर हमले, महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस, एलओसी पर, पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर और ऑपरेशन सिंदूर ने हर उस जगह पर गहरी चोट दी जहां से पाकिस्तान, जी हां, जहां से पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा था। सीज फायर के बाद से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो पाकिस्तान में भारी तबाही और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य गाथा की गवाही दे रही है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का घमंड चूर चूर, 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस तबाह, भारतीय सेना ने कर दिया स्वाहा, पाक को गुस्ताखी का सबक, एलओसी पर 13 चौकियां ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, पाकिस्तान के गुनाहों की सजा उसे मिली और जरूर मिली। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को भारत ने वो सबक सिखाया जिसे सुनकर शहबाज और मुनीर की आने वाली नस्लें भी सिहर उठेंगी। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर ऐसे ऐसे जख्म दिए जिसने पाकिस्तान का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को ही अपना धर्म और कर्म समझने वाले शहबाज और जनरल आसिम मुनीर का वर्तमान तो क्या, भविष्य तक बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की रीढ़ ऐसी तोड़ी कि उसे खड़ा होने में दसियों साल लगेंगे। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों के समूल नाश का ऐलान कर दिया। ऐलान आतंकवादियों के समर्थकों के विनाश का भी, ऐसी सजा का ऐलान जो कल्पना से भी परे हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ऐसी ही सजा मिली। एलओसी पर सेना की इन चौकियों पर मिसाइल और बमों की बारिश देखिए। इन्हीं चौकियों से मुनीर की सेना सीमा पार से बीएसएफ और बॉर्डर से सटे भारतीय गांवों और कस्बों में गोलीबारी कर आम नागरिकों को निशाना बना रही थी। जब भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में भीतर तक घुसकर कहर बरपाया तो कट्टरपंथी आसिम मुनीर बौखला उठे। पाक सेना ने एलओसी पर भारी फायरिंग की जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन चौकियों से पाक सेना गोलीबारी कर रही थी, भारतीय सेना ने एलओसी पर बनी पाकिस्तान की इन चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने पहले ही कहा था, अगर सीमा पार से गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हुआ भी यही। जवाबी कार्रवाई में एक एक कर पाक चौकियां श्मशान में बदल गईं। 1-2 नहीं बल्कि पाकिस्तान की 13 चौकियों पर मिसाइल और बमों से हमला कर खाक में मिला दिया। 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान की 13 चौकियां बर्बाद। ढांडर, चकबूरा, टीपू, मुमताज चौकी तबाह, लहरी कलां, भैरवनाथ चौकी भी बर्बाद। पाक सेना के 3 जवान मारे गए, 18 से 20 आतंकवादी भी ढेर। इन चौकियों पर पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता था बल्कि सीमा पार से गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ भी कराता था। बीएसएफ ने एलओसी पर तो पाकिस्तान की कमर तोड़ी ही, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर भी भारी तबाही मचाई। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों के 9 सेंटर को पूरी तरह से उजाड़ दिया। भारतीय वायु सेना ने लश्कर-ए-तैयबा
और जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों और जैश के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स के साथ ही 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का तो खानदान ही खत्म हो गया। मसूद अजहर के परिवार और करीबी मिलाकर 14 लोग मारे गए। पाकिस्तान को इतना बड़ा जख्म देने में सेना को महज 23 मिनट लगे, यानी इतना ही समय जितने में लोग नाश्ता खत्म करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं, ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। इस गहरे जख्म के बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान खामोश हो जाता, लेकिन पाकिस्तान को तो और दुर्दशा देखनी थी। आतंकी ठिकाने ध्वस्त होने से पाकिस्तान के आतंक के एजेंडे को भारी चोट लगी। मुनीर की सेना, सरकार, आईएसआई सभी बौखला उठे और अगले ही दिन भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम ने सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों तक फटक भी नहीं पाया। मिसाइलों और ड्रोन के हमले बेअसर रहे तो पाक ने F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों से हमले की कोशिश की, लेकिन वो भी मार गिराए गए। इसके जवाब में जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान को सिर पर मौत मंडराती दिखी। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर वो कहर बरपाया कि पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तक नष्ट कर डाला। पाकिस्तान के 11 महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस तो तबाह किए ही, विमान हैंगरों और रनवे तक को बर्बाद कर दिया। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए रनवे तक नहीं बचे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। अगर पाकिस्तान ने भूलने की कोशिश की तो उसे बस ये याद रखने की जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर की इसी शौर्य गाथा की हम चर्चा कर लेते हैं, और ये शौर्य गाथा बहुत कुछ कहती है अपने आप पे, और इसके सबूत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान दिखा रहा था। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुज साहब के पास चलूंगा। अनुज साहब, इससे पहले जब भी भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता था, पाकिस्तान वो सबूत छुपाता था, सबूत बताता नहीं था। यहां तक कि अपने सैनिकों के जो शव है उनको भी छुपाने का काम करता था। लेकिन इस बार भारत की शौर्य गाथा के सबूत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान बता रहा है। वो पाकिस्तान बता रहा है कि साहब हमारे 11 जवान शहीद हो गए, 78 से ज़्यादा लोग हमारे मारे गए, घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा भी मारे गए हो, संख्या छुपाने की कोशिश की गई हो। यहाँ तक कि वो ये भी दिखा रहा है कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं। ये बात भी अलग है कि उन आतंकवादियों को वो अपने झंडे में लपेट कर एक सम्मान देने की कोशिश वो सेना कर रही हो। लेकिन इस बार वो सबूत बता रहा है, और ये सबूत बताते हैं कि भारत की शौर्य गाथा क्या है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत की सफलता के, भारत की शौर्य गाथा के सबूत क्यों बता रहा है? मनोज, देखिए, इस बार देखिए, एक जो सबसे बड़ा अंतर आया है वो अंतर ये आया है कि इस बार जो असर हुआ है वहां पर वो दिखाई दे रहा है। उसको देखने के लिए आपको किसी की सबूत की आवश्यकता नहीं है, ना हमें सिद्ध करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, ना उन्हें सिद्ध करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। जो बहावलपुर में हुआ, जो मुरीदके में हुआ, जो मुजफ्फराबाद में हुआ, जो मीरपुर कोटली में हुआ, वो सबको दिख रहा है। कितने लोग इसमें मारे गए, वो उनकी जो शव यात्रा जो निकली है या जो भी उसको कहते हैं जनाजा या वडेवा, उसमें दिखाई दे रहा है। किस तरह से वो उनको सम्मान दे रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान की सरकार ने मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लिए सेट असाइड किए हैं। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है समझने में कि उसका क्या अर्थ है। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं।
उनके खुद के लोग उनसे बात कर रहे हैं। जो किराना हिल में हुआ है वो सारी दुनिया को पता है, जो नूर खान में या सरगोधा में या किसी भी एयरपोर्ट पे हुआ है वो सबको पता है। तो उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप देखिए किस बचकाने और बेतुके तरीके से वो इस बात को मान रहे हैं। कभी उनके बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि वो दिन में आते शेर की तरह, रात को क्यों आए, ये वो। तो ये मेरे को लगता है, आपको देखिए मनोज, ये एक बहुत मेंटल बैंकरप्सी का एग्जाम्पल है। इसको इसलिए दिखा रहे हैं दुनिया को कि वो बता सकें कि भारत ने पाकिस्तान में घुस के इतनी जबरदस्त तबाही फैलाई है और उनके पास कोई मौका नहीं है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज, कि अगर वो 11 मान रहे हैं तो उसको कम से कम 10 से हम आराम से गुणा करके इसमें इसमें लगा सकते हैं। हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो क्या, हम कितने उनके हताहत हुए या कितने उनके कितने शहीद हुए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने अपना काम किया। हमारा काम था वो जो 9 आतंकवादी अड्डे हैं उनको तबाह करना, वो हमने किया और बिल्कुल सफाई से किया। एक खरोंच हमारी किसी फोर्स के ऊपर नहीं आई। पाकिस्तान की एयर डिफेंस और पाकिस्तान के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सोते रह गए। पूरा डिसेप्शन, पूरा सरप्राइज और पूरा असर इफेक्ट, तो ये हो गया। उसके बाद जो 2-3 दिन हमने किया वो सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा रिटेलिएशन का हमारा नॉन एस्केलेटरी मेजर्ड रिस्पॉन्स था। ये इसी भाषा में बताया गया डीजीएमओ के भारत द्वारा, और हम लोग इस बात को, उनको ये प्रमाण इसलिए देने पड़ रहे हैं कि वो जितना भयंकर वहां पर नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं दो चीज उसमें से मान करके और अपने जो लोग हैं उनको थोड़ा सा डिसीव कर सकें कि भाई हाँ, भारत के हवाई जहाज यहाँ तक आए थे और उन्होंने भारत हमारे देश पे हमला किया। तो ये भी उनकी एक सेल्फ डिफीटिंग चाल मेरे को लग रहा है। और सेल्फ डिफीटिंग में इसलिए कहता हूं कि जब वो एक बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, जितने भी बता रहे हैं, उसके बाद उनके रिपेयर के काम ऑलरेडी शुरू हो गए। जितना नुकसान उनके जो इतने अभेद्य किस्म के अंडर ग्राउंड जो उनके स्टोरेजेस थे उनको हुआ है, तो ये बहुत जबरदस्त एक आघात उनको पहुंचा है। और उनके पास इसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसको मानने के अलावा उनके पास वाकई कोई चारा नहीं है। ब्रजेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, सिर्फ एक सेंटेंस और जी मैं बोलना चाहता हूं, और उसकी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जिस प्रकार से वहां के हुक्मरानों की और भाषा बदली है और वहां के मिलिट्री लीडर्स की तो भाषा दिखाई ही नहीं दे, सुनाई नहीं दे रही है, आवाज लगभग बंद है। तो ये इस बात का बिल्कुल द्योतक है मनोज की बहुत असरदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने काम किया है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने देश में कुछ आवाजें हैं जो कि इसको मानने से कहीं ना कहीं इनकार करें। लेकिन हो सकता है अगर इसको हम एक कटाक्ष के तौर पर देखें, व्यंग्य के तौर पर देखें, तो पाकिस्तान को पता था कि विपक्ष सबूत मांगेगा तो भैया इससे पहले खुद ही दे दो, तो वो सबूत अपने आप पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए साहब, मुझे तो मुनीर ने बताया कि भारत ने हमला कर दिया और यहाँ हमला कर दिया, हमारे तमाम एयरबेस तबाह हो गए। ब्रजेश, कितनी हास्यास्पद बात है कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं 2:30 बजे रात को स्विमिंग कर रहा था। ये तो बिल्कुल बेदिमागी की बात है कि रात को 2:30 बजे आप स्विमिंग कर रहे हैं और उनका फोन आ गया। और ये तो तब है जब आप 3 दिन से चिल्ला रहे थे, 3 दिन से पूरी दुनिया को बता रहे थे कि साहब भारत कभी भी हमला कर सकता है, तो भारत कभी भी हमला कर सकता है, और आप स्विमिंग कर रहे थे। ये इस देश की स्थिति है। ब्रजेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, अगर सेना के तौर पर देखें, सरकार के तौर पर देखें, पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति के तौर पर देखें, नुकसान हुआ है। परसेप्शन के तौर पर भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नुकसान हुआ है। मसूद अजहर और तमाम आतंकवादी के ठिकानों पर हमला किया गया। जब हमला किया गया तो आतंकवादी निकले, और आतंकवादी जब पानी बंद किया तो हाफिज सईद कहने लगे कि पानी बंद करेंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। उनका यह बयान बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादी सरकार और सेना की साथ मिलकर संकेत देते। तबाह किया आतंकवादी ठिकानों तबाह किया। JF-17 F-16 का नुकसान हुआ, भारत ने बताया। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी 100% सफलता हमें प्राप्त हुई, लेकिन यह सफलता रुकना नहीं चाहिए। 200% सफलता की जरूरत है, आगे बढ़ना चाहिए। मनोज जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। जी, हमने क्या मारे,
क्या क्लेम किए, उन्होंने क्या मारे, वो स्थिति करीब करीब खत्म होने को आई है। हमें इससे क्या सीख मिलती है और हमें आगे क्या करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम इज अ वेक्टर। तो सबसे हमारी कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा, जो फंक्शनल लेवल की चीजें नहीं, मार काट वो तो हुआ, लेकिन उससे लाभ क्या मिला। देखिए, हिंदुस्तान ने पहली दफा एक बेहतरीन एक्शन लिया, जो कि उनके अंदर घुसना और प्रहार करने का है। पाकिस्तान हमको हमेशा 30-35 सालों से तंग करता रहा, तो एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रहती थी, जाए कि ना जाए। 1999 में भी हम अंदर नहीं गए, मना किया गया था। पार्लियामेंट अटैक, बॉम्बे अटैक 2008 वाला बहुत बड़ा था। 2016 और 19 और अभी तो हम देखेंगे हमने एस्केलेट की है चीज, और वो एस्केलेशन न्यूक्लियर बैकड्रॉप के बीच में की है। मतलब ये कि उनके पास में न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास में, और अभी तक हमको वो धमकी देता था, पाकिस्तान हमें धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, आप कुछ नहीं करेंगे। इम्प्यूनिटी से टेरर स्ट्राइक करता रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और एक आध जगह पंजाब अगर। जी 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 ब्रजेश जी, तो बस इस दफा आपको हमने थोड़ी देर रोकना चाहता हूं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा संकेत दिया है। अमित शाह ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। पाक की एक भी मिसाइल भारत की धरती पर नहीं गिरी है, भारत की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया है। ऐसा जवाब दिया है भारत ने पाकिस्तान को कि दुनिया देखती रह गई और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज एक कार्यक्रम में अपनी बातों को रख रहे थे, और उसी कार्यक्रम में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की वीरता ने हमारा मस्तक ऊंचा किया है, हम न्यूक्लियर की धमकी से डरने वाले नहीं हैं, और हमारी सेना हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ, और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है, और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश जी अपनी बात कह रहे थे। ब्रजेश जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो होम मिनिस्टर जो अभी बता रहे थे टीवी पे, आपने सुनाया है, बिल्कुल सही बात है कि इस दफा हमने न्यूक्लियर थ्रेट का नजरअंदाज करते हुए उनके ऊपर अटैक किया है। पहले दिन का जो अटैक था स्टैंड ऑफ अटैक, हम उनकी टेरिटरी में नहीं गए थे, अपने एरिया से ही भवालपुर, मुरीद के, चकामरू, सियालकोट जो पंजाब में है, और बाकी 5 जगह हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दूसरी बार उनका जो अटैक हुआ हमारी, बिल्कुल विफल हो गया, और तीसरे दिन हमने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को नजरअंदाज करते हुए उसके अंदर घुस के और 9-11 एयरफील्ड को मारे, जहाँ काफी डीप है। और जो हमने मारा है वो उनके कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे मारा है, उनके एयर डिफेंस को नाकाम किया है करते हुए,
और कुछ रनवेज वगैरह को भी डिस्ट्रक्शन पहुंची है। खैर रनवेज वगैरह तो रिपेयर हो जाते हैं 6, 8, 12 घंटे में, लेकिन ये जो भय उनके पास में गया कि ये हमारे यहाँ अंदर इतना घुस गए हैं, उसी कारण से उन्होंने जो हरकत की, या न्यूक्लियर दिखावा का या फिर डीजीओमओ से संदेश देने का। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ब्लैकमेल करता आया था हमको कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इम्यूनिटी से स्ट्राइक करेंगे, और दुनिया को बताता था कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो हिंदुस्तान की वजह से होगा, हमें जिम्मेदार मत कीजिएगा। तो इन दोनों के आड़ में वो हरकत जारी रखता था। तो इस दफा पहली बार है हमने उसको अच्छी चेतावनी दी है कि तुम ऐसा नहीं करो। तो ये जो डिलीवरी है, जो उनके ऊपर में हमने अटैक हुआ है, प्रिसाइज रहा है और कंफर्म्ड हुआ है। अब ये कहना मुश्किल है कि वो दोबारा करेगी कि नहीं। तो टेररिज्म की जो उनकी आदत है उसके ऊपर में हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज, 2, 3, 7 चीज जुड़ी हुई है। इसके बाद से ये हुई घटना कि आसिफ मुनीर की जो स्टॉक है, जो नीचे गिरा हुआ था पाकिस्तान के अंदर जी, वो थोड़ा ऊपर आ गया है। इसी बीच में पाकिस्तान को $1 बिलियन का IMF से लोन अमेरिका ने दिलवा दिया। तो ये जो चीज है इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे क्या होगा ये देखिए, हमने चूंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को नष्ट किया है, मर्जी से अंदर घुस गए, तो उनकी जो तैयारी होगी एयर डिफेंस मजबूत करने की, वो चालू हो जाएगी और हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात सही है, ये बात सही है। आपने तमाम बातों का जिक्र किया कि कुल मिलाकर पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया कि कहां कहां कमजोर है, और जिसकी तैयारी वो लगातार करेगा, क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि भारत आखिर क्या है। और इन सब के बीच यूएस का जिक्र आपने किया, अमेरिका का जिक्र किया, और इस घटना के बाद अब भारत को भी समझ में आ गया कि अब अमेरिका पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कब क्या कहेगा, कब क्या दिखाएगा। चलते हुए तनाव के बीच में, भारत पाक तनाव के बीच में, आप पैसों के जरिए, रुपयों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर देते हैं, और भारत को आप तमाम तरह के संकेत देते हैं, तमाम तरह के ज्ञान देते रहते हैं। अचानक जेडी बेस इस बात का जिक्र कर देते हैं कि साहब हमें कोई मतलब नहीं है, भारत जाने, पाकिस्तान जाने, और उसके बाद 2 दिन बाद फिर ट्रंप साहब कूद देते हैं और कहते हैं कि साहब तनाव था इसलिए मैंने यहाँ पर सीज फायर की बात की है, इसलिए भारत को अब जो करना है वो अपने दम पर करना है। और यहां तक बात है कि आगे फिर ऐसी तनाव की स्थिति हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे फिर पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।